हेलो हेलो हेलो। तो आप एक बार मुझे सब बताओ कि जो आपको ऑडियो है वो क्लियरली विजिबल है। तो ऑडियो जो है वो क्लियर है, तो बेटे 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि बाकी जो बच्चे हैं वो भी ज्वाइन कर ले, और उसके बाद जो क्लास है हम शुरू कर देते हैं। ठीक है, तब तक के लिए हम पीपीटी अपनी ओपन कर लेते हैं। हम आज जो टॉपिक करने वाले हैं वो रूरल मोर्फोलॉजी। आपका सेटलमेंट में जो रूरल मोर्फोलॉजी से रिलेटेड है वो सारा आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बस अब आपका जो ग्रामीण आकारिकी है यानी कि रूरल मोर्फोलॉजी है, उसमें हमें पैटर्न करने हैं कि किस प्रकार के पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं सेटलमेंट में। ठीक है, यहाँ पे है आपका रूरल मोर्फोलॉजी। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, मोर्फोलॉजी का मतलब होता है आकारिकी, और यहाँ पे मतलब गांव। यानी कि जब हम गांव की शेप की स्टडी करते हैं, उसको बोला फॉर्म का मतलब क्या होता है यहाँ पे शेप, कि उसका जो शेप है, आकार है, वो कैसा है, उसकी जब स्टडी करते तो उसको बोला जाता है रूरल मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी इज नोन एज साइंस ऑफ फॉर्म, यानी कि जब हम उस वो कैसे बना है, रूप यानी कि उसका रूप कैसा है, उसका शेप कैसा है। ठीक है, रूरल मोर्फोलॉजी इज रिलेटेड विद आपका जो ग्रामीण आकृति है वो किस से रिलेटेड है, कि आपके गांव की पॉपुलेशन कितनी है, वहां पे कैसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, यानी कि वहां के जो लोग है वो क्या काम करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, टर्शरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। फिर है आपका कल्चरल लैंडस्केप। गुड इवनिंग रुचि। एंड और आपका जो है, जो आपका जो ह्यूमन बींग्स है, उन ह्यूमन बींग्स का कल्चर, उनका नेचर और उनका जोग्राफिकल एरिया कैसा है, ये हम रूरल मोर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। रूरल मोर्फोलॉजी का मतलब मैंने बता दिया। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण और मोर्फोलॉजी का मतलब होता है आकारिकी। यानी कि जब हम ग्रामीण यानी कि गांव की शेप की स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है रूरल मोर्फोलॉजी। उस मोर्फोलॉजी में हम वहां की पॉपुलेशन कैसी है, कैसे बसी हुई है, घर कैसे हैं, किस पैटर्न में घर बने हुए हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, यानी कि जो आपके विलेजर्स हैं वो कौन सी जो है एक्टिविटी में काम करते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी में काम कर रहे हैं, सेकेंडरी में काम कर रहे हैं, टर्शरी में काम कर रहे हैं। और वहां का जो कल्चरल लैंडस्केप है, कल्चरल लैंडस्केप का मतलब कि देखो लैंड तो हमें नेचर ने दे रखी है, लेकिन उस पे जब ह्यूमन घर बना लेता है तो उसको बोला जाता है कल्चरल लैंडस्केप, और उसका एरिया कैसा है, उसका नेचर कैसा है, ये सब हम रूरल मोर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। अब आप पढ़ रहे हो टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट, यानी कि ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। ये कहते हैं संरचना यानी कि स्ट्रक्चर, आकार और जनसंख्या की वृद्धि और कार्यों के आधार पर ग्रामीण बस्तियों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किया है। एक है आपका कॉम्पैक्ट यानी कि सघन, और दूसरा है आपका सेमी कॉम्पैक्ट और हेमलेट। सेमी और कॉम्पैक्ट और हेमलेट यानी कि अब समझाती हूं आपका कॉम्पैक्ट और आपका सेमी कॉम्पैक्ट कौन सा होता है। इस कॉम्पैक्ट को ही आप एग्लोमेरेटेड, क्लस्टर्ड और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट बोलते हो। देखो ये पता है कॉम्पैक्ट आपका सेटलमेंट कौन सी होती है। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट वो होती है जिसमें हमारे जो घर है ना, वो उनकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे आपकी कोई बस्ती नहीं होती,
ऐसे हाउस क्या होते हैं, क्लस्टर्ड होते हैं, धसे होते हैं, और बहुत छोटे छोटे एरिया में आपके क्या है, बिल्कुल पास पास ये बने हुए होते हैं। इसको बोला जाता है आपका कॉम्पैक्ट। दे हैव बीन टर्म्ड एज रीफ ऑफ पॉपुलेशन कलेक्टेड एट सर्टेन पॉइंट इन प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं कि आपका ये जो सघन है, सघन का मतलब क्या है कि एक एरिया पे बहुत ज्यादा डेंस पॉपुलेशन रहती है, यानी कि एरिया छोटा है लेकिन वहां पे घर इतने ज्यादा बिल्कुल छोटे छोटे हैं, डेंस पॉपुलेशन है, ठीक है। और इसे क्या बोला जाता है, इन्हें आबादी की चट्टाने कहा गया है, ठीक है। उसके बाद है आपका सेमी कॉम्पैक्ट। सेमी कॉम्पैक्ट आपकी जो सेटलमेंट है ना, वो बीच की, इंटरमीडिएट यानी कि बीच की सेटलमेंट है। किसकी, आपके एक तो है क्लस्टर्ड यानी कि बहुत ज्यादा सघन है, यानी कि इसमें तो बिल्कुल घर पास पास है, ऐसे 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 बिल्कुल ऐसे पता ही नहीं चल रहा है कि दूसरे घर की छत क्या है। फिर बीच में आते हैं इंटरमीडिएरी, जिसमें घर के बीच में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा स्पेस ऐसे। और आप क्लास में होते हैं बिल्कुल हेमलेट टाइप के, यानी कि फॉरेस्ट बिल्कुल दूर दूर, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। तो ये जो है आपका, ये सेमी कॉम्पैक्ट और हेमलेट सेटलमेंट, ये क्लस्टर्ड और आपका जो स्प्रेड सेटलमेंट है, फैली हुई सेटलमेंट है, उसके बीच की है। इंटरमीडिएट यानी कि बीच की, ये कहते हैं एक मध्यस्थ प्रकार की बस्ती है जो एक आसानी से पहचाने जाने योग्य स्थल और एक या एक से अधिक छोटे बस्तियों की उपस्थिति से चिन्हित होती है, जो फुटपाथ, गाड़ी पटरी या सड़कों द्वारा मुख्य स्थल से निकटता से जुड़े होते हैं। जैसे क्या होता है, ये कह रहे हैं कि ऐसा जो सेटलमेंट है ना, ये ऐसी जो बस्ती है, ये या तो किसी फुटपाथ से जुड़ी हो सकती है, शहर से, मुख्य शहर से, या किसी रेल पटरी से, या रेल की पटरी, और इस रेल की पटरी के सारे सारे ऐसे घर बनने हैं, तो ऐसे आपका क्या है, बनते हैं। उसके बाद कहते हैं पूर्वास एंड मद्रास हैव ग्रोन आइदर बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन द मेन साइड। ये कहते हैं कि जब पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो उसकी वजह से ये क्या है, इसमें ये है पूर्वास और मद्रास में बदल जाते हैं, जहां पे आपकी बहुत बड़ी बड़ी फैमिली रहती है लेकिन स्पेस बहुत कम होता है। ये देखो, ये तो आपकी बिल्कुल है डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, जहां देखो कहीं कहीं घर देखने को मिल रहा है। ये आपकी न्यूक्लिएटेड, इसको ही हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर्ड सेटलमेंट, इसको ही एग्लोमेरेटेड सेटलमेंट है। ये लीनियर सेटलमेंट है, और ये आइसोलेटेड, बिल्कुल एक अकेला घर। कभी कभी हम कहीं जैसे जाते हैं तो रास्ते में देखते हैं ना कि बिल्कुल है ना, चारों तरफ हमारे खेत ही खेत हैं, लेकिन बीच में कहीं पे हमें एक मकान या एक घर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो वो क्या, कैसी आपकी सेटलमेंट का पैटर्न है, आइसोलेटेड, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका कैसा पैटर्न है, सेमी कॉम्पैक्ट, ठीक है। अब एक है आपका क्लस्टर्ड, या क्लस्टर्ड कौन सी है, देखो ये वाली जो है क्लस्टर्ड, यहाँ पे घर देखो कितने पास पास है। और एक है आपका, दूसरी है आपकी डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स्ड में क्या है कि कहीं कहीं पे घर है। अब इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि जो आपकी क्लस्टर्ड रूरल सेटलमेंट है, दिस सेटलमेंट डेवलप जनरली इन द फर्टाइल प्लेन्स एंड रिवर वैली। इस तरीके की जो जनरली सेटलमेंट बनती है ना, वो जैसे हमारा गंगा का प्लेन है, प्लेन एरिया, क्यों, क्योंकि प्लेन एरिया में जो आपका एक तो जो टेरेन है, स्लोपी नहीं है पहाड़ों की तरह, समतल धरातल है, स्पेस ज्यादा है यहाँ पे रहने का, और लोग यहाँ पे ज्यादा इसलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ पे कृषि अच्छी की जा सकती है, यहाँ पे पानी की फैसिलिटी है, सब कुछ अच्छे से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके प्लेन में मिलते हैं। वही आपकी डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, जैसे आपका हाईलैंड या कहीं पहाड़ियों पे, या जैसे आपके डेजर्ट एरिया में, इस तरीके की सेटलमेंट मिलती है। दूसरा है, इसमें जो पॉपुलेशन की डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, क्योंकि यहाँ पे लैंड की प्रोडक्टिविटी क्या है, अच्छी लैंड की प्रोडक्टिविटी होने की वजह से पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा रहती है। इसका देखिए डिस्पर्स्ड में, तो ये जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की यहाँ पे लो है, क्योंकि यहाँ पे लैंड इनफर्टाइल है, रिसोर्सेज भी बहुत कम है।
जैसे आप अगर पहाड़ों पर देखो तो वो है ना, पहाड़ों को काट काट कर थोड़ी बहुत लैंड बनाते हैं। वहीं पे आपका जो डेजर्ट होता है, रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान में तो पानी ही नहीं होता, वो खेती ही नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपका जो रेगिस्तान होता है उसकी मिट्टी में हम खेती नहीं कर सकते, खेती कर सकते हैं, लेकिन उसकी लिमिटेशन क्या है, उसकी ये लिमिटेशन होगी कि वहां पे पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, इसलिए वो क्या है, इनफर्टाइल लैंड है। थर्ड है द हाउसेज आर कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मतलब कि बहुत पास पास होते हैं, कंजस्टेड यानी कि बिल्कुल भीड़े भीड़े और बिल्कुल पास पास, कोई स्पेस नहीं है। जैसे आपने कोई बस्ती देखी हो ना, जैसे बहुत बार क्राइम पेट्रोल आता है तो उस क्राइम पेट्रोल में ना बस्ती दिखाते हैं, वो अगर आपने कभी देखी हो तो वो इतनी ज्यादा कंजस्टेड होते हैं कि उनमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है, और जो गलियां होती है वो बहुत भीड़ी भीड़ी होती है। उसके बाद ये डिस्पर्स्ड में क्या होता है, हाउस बहुत खुले खुले होते हैं, अलग अलग दूर दूर होते हैं। स्कैटर्ड का मतलब क्या है, बिखरे हुए होते हैं। वाइड एरिया यानी कि चौड़ा एरिया होता है। इसमें क्लस्टर्ड का नेक्स्ट है कि ये जो सेटलमेंट होती हैं, दिस सेटलमेंट है प्रॉब्लम हो, यहाँ पे सैनिटेशन की और ड्रेनेज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। यानी कि यहाँ पे क्या है, जब देखो इतनी भीड़ी भीड़ी गलियों में रहते हैं तो वहां पे सीवर वाली प्रॉब्लम्स, मतलब कि हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है वहां पे, बहुत ज्यादा डिजीज जल्दी फैलते हैं, क्योंकि एक तो अच्छे से साफ सफाई से नहीं रहते, ऊपर से ड्रेनेज यानी कि वहां पे जो रिवर है, रिवर ने उन एरिया को बिल्कुल क्या कर दिया, उखाड़ फाड़ रखा है। जैसे आपका चंबल का मैदान है, वही आपका डिस्पर्स्ड में क्या है, इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आइसोलेटेड पैटर्न है, यानी कि सिर्फ इतने बड़े एरिया पे सिर्फ एक ही घर देखने को मिलता है, तो सैनिटेशन की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। ये है मेन डिफरेंस, आपका समझ में आया। ये जो क्लस्टर्ड रूरल सेटलमेंट और डिस्पर्स्ड रूरल सेटलमेंट में आपको डिफरेंस समझ में आया। आपको ये डायग्राम याद रखने हैं, क्योंकि ये ना मैच द फॉलोइंग में आपके क्वेश्चन आते हैं कि लीनियर पैटर्न का क्या शेप है और आपका आइसोलेटेड पैटर्न में कैसी शेप है। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट आपकी है स्कैटर्ड। स्कैटर्ड कौन सी होती है, बिखरी हुई, फैली हुई, कहीं कहीं अभी दिखाया था ना, वही होती है स्कैटर्ड। ये देखो, ये आपका क्या है, फैली हुई। स्कैटर्ड का मतलब होता है फैलना। एक बार रिपीट कर दूं, अभी करती हूँ रुचि। आपकी है ना दो तरीके की जो है यहाँ पे अब हम डिफरेंस देख रहे हैं, एक है क्लस्टर्ड और दूसरा है डिस्पर्स्ड। क्लस्टर्ड का मतलब होता है जो बिल्कुल पास पास होती हैं, बहुत भीड़ी 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 भीड़ी, बिल्कुल नैरो नैरो होता है, बिल्कुल पास होती हैं, इनके बीच में स्पेस ही नहीं होता। बेटे धारावी बस्ती देखी है किसी ने? मैं इसमें एक बार आपको डिफरेंस दिखाती हूँ, रुको। ये ना इसका डिफरेंस मिलेगा, तब आपको तब अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, अब धारावी में देखो कैसा है। ये देखो कितने पास पास घर है, कैसे घर है, दिख रहे हैं इसमें आपको, जो वीडियो में दिखाती हूँ, पूरी स्क्रीन करके वीडियो दिखाती हूँ तुम्हें। ये मुंबई, ये आपका जो मुंबई है ना, मुंबई में धारावी बस्ती है। ये देखो यहाँ पे, ये बस्ती देखो आप कैसी है। हाँ जी बिल्कुल।
ये एरिया देखो आप कैसे कंजस्टेड है। कंजस्टेड का मतलब होता है बिल्कुल ठुके हुए, यानी कि भरे हुए, भरा हुआ एरिया होता है। यहाँ पे सांस लेने के लिए भी राहत नहीं होती। और ये मुंबई में है एशिया की लार्जेस्ट जो आपका स्लम एरिया है, धारावी मुंबई में है। पूरे एशिया की सबसे बड़ी जो बस्ती है। ठीक है। अब एक आपको, ये तो मैंने आपको कौन सा एरिया दिखाया, ये आपको दिखाया मैंने कंजस्टेड एरिया। अब एक है डिस्पर्स्ड। देखो डिस्पर्स्ड में कैसी मिलेंगी। आपने पहाड़ों में देखा है ऐसे दूर दूर घर देखने को मिलते हैं हमें। ये देखो, ये देखो एक पहाड़ पर कैसे दूर दूर आपको दिख रहा है, ये होता है आपका डिस्पर्स्ड। ठीक है। धारावी का जो मतलब होता है ना, धारावी का मतलब ये होता है गोडेस पार्वती। ठीक है। तो इसके नेम पे उस एरिया का नाम पड़ा है धारावी। अब इनके बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं। सबसे पहले आपका जो क्लस्टर्ड है वो मैंने दिखा दी, डिस्पर्स्ड दिखा दी कैसे। क्लस्टर्ड की जो सबसे पहली डेफिनेशन है कि ये जो सेटलमेंट है ये आपको कहाँ पे मिलती है, जहां पे आपका फर्टाइल प्लेन एरिया और रिवर वैली, यानी कि आपका जहां पे प्लेन एरिया होगा ना, समतल मैदान होगा। एग्जाम्पल आपका गंगा मैदान, गंगा प्लेन हमारा नॉर्थ जो प्लेन है, उसमें इस तरीके की जो सेटलमेंट है वो देखने को मिलती है। वही जो आपका डिस्पर्स्ड है, डिस्पर्स्ड में आपकी कहाँ पे मिलती है, जैसे आपका माउंटेन्स पे, हिल्स पे, कहीं कहीं पे आपके दूर दूर ऐसे घर होते हैं, ये होती है आपकी डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। सेकंड है क्लस्टर्ड में, कि यहाँ जहाँ पे आपकी क्लस्टर्ड सेटलमेंट होगी वहां पे पॉपुलेशन की डेंसिटी हाई होगी, क्योंकि वहां पे लैंड फर्टाइल है। अब अगर कहीं पे लैंड अच्छी होगी, धरती अच्छी होगी, तो वहां पे लोग ज्यादा जाएंगे, क्योंकि वो अच्छे से अपनी एग्रीकल्चर कर पाएंगे। वही जो आपका डिस्पर्स्ड है वहां पे पॉपुलेशन इसलिए कम है क्योंकि वहां पे लैंड इनफर्टाइल है और रिसोर्सेज भी अच्छे नहीं है। थर्ड है कि जो क्लस्टर्ड है, क्लस्टर्ड में हाउसेस बहुत ज्यादा कंजस्टेड होते हैं। वहां की गलियां क्या होती है, बहुत छोटी छोटी भीड़ी भीड़ी होती है, नैरो होती हैं। वही जो आपका डिस्पर्स्ड है, डिस्पर्स्ड में जो हाउस है वो डिस्पर्स्ड यानी कि फैले हुए, बिखरे हुए होते हैं और एरिया बहुत बड़ा होता है। और जो आपका क्लस्टर्ड रूरल सेटलमेंट है उसमें जो है सैनिटेशन की प्रॉब्लम, यानी कि साफ सफाई और ड्रेनेज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। कहीं से कहीं पानी पानी इकट्ठा हो जा रहा है, कहीं से पानी रिस रहा है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। वही आपके डिस्पर्स्ड जो रूरल सेटलमेंट है उसमें इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब है आपका स्कैटर्ड। स्कैटर्ड का मतलब होता है फैला हुआ, यानी कि जहां पे दूर दूर दूर। सच सेटलमेंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ सेवरल स्मॉलर पूर्वाज, यानी कि जहां पे छोटे छोटे क्या मिलते हैं, पूर्वा। जैसे ये है,
यहाँ पे 4-5 घर, यहाँ पे 4-5 घर, यहाँ पे 4-5 घर और यहाँ पे 4-5 घर, तो इसको बोला जाता है स्कैटर्ड। इंडिविजुअल यानी कि एक अकेले का। उसके बाद है डिस्पर्स्ड, मैंने बता दिया बिखरा हुआ, एक घर यहाँ पे, एक घर यहाँ पे, एक यहाँ पे। उसके बाद है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर आपका जनरली जो प्लेन एरिया है ना, प्लेन एरिया में जो सेटलमेंट होती है ना वो रेक्टेंगुलर शेप में होती है, ऐसे, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में बस जाते हैं आपके लोग। ये देखो, ये आपका डिस्पर्स्ड है, और ये आपका न्यूक्लिएटेड तो मैंने बता दिया। डिस्पर्स्ड का देखो आपको नीचे दे रखा है। एक होता है लीनियर। लीनियर जो आपकी सेटलमेंट का पैटर्न है वो कब इवॉल्व होता है, जब आपका देखो ये आपकी कोई रेलवे लाइन है, मान लो ये कोई रेलवे लाइन बिछा दी, जब रेलवे लाइन बिछा दी ना तो उसके आसपास जो है ना स्टेशन बनने की वजह से फिर उसके आसपास क्या है, घर बनने लग जाते हैं, तो ये सेटलमेंट का क्या हो गया, इवोल्यूशन हो गया, ऐसे सेटलमेंट बनने लगी। और ऐसे ही न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या है यहाँ पे, कंजस्टेड या फिर आपकी क्लस्टर्ड सेटलमेंट। ये देखो कितना ज्यादा घनी सेटलमेंट यहाँ पे रह रही है, घने लोग रह रहे हैं। समझ में आए ये सेटलमेंट के पैटर्न। लीनियर पैटर्न मैंने समझा दिया। लीनियर सेटलमेंट आर दोस विच डेवलप इन अ लाइन, लाइन में डेवलप होती है, एक लीनियर शेप होती है उसकी। और इस तरीके की जो सेटलमेंट है वो आपका नैरो वैली ऑफ माउंटेन, ये आपकी माउंटेन है, तो ये माउंटेन के, ये देखो ये आपका ऐसे माउंटेन है, तो माउंटेन के इस वाले हिस्से पे ऐसे यहाँ पे सेटलमेंट बनने लगती है, ठीक है, ऐसे ऐसे ही तो बसते हैं ना। और उसके बाद ओक्सबो लेक और एबेंडेड चैनल, या फिर आपके रेलवे ट्रैक, या आपकी कोई नदी है, नदी के सहारे ऐसे ऐसे जो घर है वो बनने लगते हैं, तो इसको कैसा पैटर्न बोला जाता है, लीनियर या रैखिक पैटर्न हिंदी में। ठीक है, आपका कोई रोड है, कोई रेलवे लाइन है, कोई रेलवे ट्रैक है, तो उसके सहारे आपका लीनियर पैटर्न बनेगा। उसके बाद आपका सर्कुलर या सेमी सर्कुलर पैटर्न। अब आपका जो सर्कुलर और सेमी सर्कुलर पैटर्न है वो कैसे है, कोई आपका मान लो कोई लेक बना दी, तो उस लेक के चारों ओर क्या है, सेटलमेंट बसने लगती है, तो ये क्या बन जाता है आपका सर्कुलर। या फिर आपका देखो यहाँ पे मंदिर है और इस मंदिर के यहाँ पे एक ऐसे तालाब है, तो इस तालाब के चारों ओर क्या बनने लगती है, लोग बसने लगते हैं, तो इसको बोला जाता है सर्कुलर या सेमी सर्कुलर पैटर्न। तो ये कहते हैं सर्कुलर और सेमी सर्कुलर सेटलमेंट जनरली एक पोंड, कोई लेक या कोई क्रेटर। क्रेटर क्या होता है, आपका जब ज्वालामुखी का ये जो माउथ है ये जब बड़ा हो जाता है, क्रेटर, क्रेटर छोटा रूप है और काल्डेरा बड़ा रूप है, तो उसके चारों ओर भी क्या है, बसने लग जाते हैं। तो कहते हैं तो जो पीपल है वो क्या प्रेफर करते हैं, इन पानी के एरिया के पास ज्यादा रहना पसंद करते हैं, वे अपने घर वहीं पे बना लेते हैं, पोंड के पास, यानी कि आपके जो तालाब है तालाब के पास, ताकि उनका पानी लेके आने में टाइम बचे। और इस तरीके की सेटलमेंट को सर्कुलर और सेमी सर्कुलर पैटर्न बोलते हैं। ये मैंने आपको रेखीय पैटर्न समझा दिया, वृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार पैटर्न समझा दिया, ठीक है। ये आ गया समझ में आपको। मैंने कितने बता दिए, एक तो मैंने आपको बताया है क्लस्टर्ड, इस क्लस्टर्ड को हम न्यूक्लिएटेड या एग्लोमेरेटेड भी बोलते हैं। सेकंड है आपका लीनियर, थर्ड है आपका रेक्टेंगुलर, फोर्थ है आपका डिस्पर्स्ड, फिफ्थ है आपका स्कैटर्ड, आपका जो सिक्स्थ है वो है सर्कुलर और सेमी सर्कुलर। अब यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया कि कौन कौन से पैटर्न हैं। उसके ये देखो आपका ये क्या है, ऐसे बनती है आपकी लीनियर पैटर्न। अभी हमने क्रॉस शेप पैटर्न नहीं पढ़ा है, ना स्टार शेप पढ़ा है, ना टी शेप पढ़ा है, सर्कुलर पैटर्न पढ़ लिया है। ये देखो एक तालाब है, इस तालाब के चारों ओर क्या है, ये आपके जो घर है घर बनने लग जाते हैं, ये होते हैं आपकी सर्कुलर पैटर्न, ठीक है। डबल पैटर्न, डबल पैटर्न कब बनता है, जब देखो मान लो बीच से कोई पुल है,
ठीक है। तो इस पुल के इधर भी लोग बसने लग जाते हैं और इधर भी लोग बसने लग जाते हैं, तो इसको बोला जाता है डबल पैटर्न। अब आगे है आपका स्टार लाइक पैटर्न। कैसे होता है स्टार, ये देखो, ये आपका कैसा है, स्टार लाइक पैटर्न ही है। जब आपके बहुत सारे रोड एक दूसरे को कट करते हैं तो उसकी वजह से जो आपकी शेप बनती है वो बनती है स्टार लाइक पैटर्न। कहते हैं ग्रामीण बस्तियों का तारा जैसा पैटर्न उन स्थानों पर विकसित होता है जहां कई सड़कें मिलती है। इधर से भी एक सड़क आ रही है, इधर से भी एक सड़क, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। तो ये आपका कैसा पैटर्न बन गया, स्टार शेप पैटर्न बन गया। वास्तव में ऐसी जो बस्तियां होती है वो बस्तियों के नोडल स्थानों से जुड़ी होती है जहां कई सड़कें एक स्थल पर मिलती हैं। ये देखो, कई सड़कें एक ही इस पॉइंट पे, एक ही सेंटर पे मिलती हैं और घरों की कतारें सभी दिशाओं में सड़कों के किनारे फैलती हैं। यानी कि देखो, ये जितने जितने आपके सड़क है ना, सड़कों के किनारे ऐसे घर बनने लग जाते हैं। तो इस शेप को क्या बोला जाता है बेटे, स्टार शेप पैटर्न। और ये पैटर्न आपका एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद है आपका ट्रायंगुलर पैटर्न। अब ट्रायंगुलर पैटर्न कब बनता है, जब आपकी मान लो ये दो नदियां आ रही हैं, इन दो नदियों का जहां पे मिलन स्थल होता है, ये यहाँ पे दो नदियां मिल गई तो यहाँ पे जो है ना आपकी क्या है, सेटलमेंट बसने लग जाती है। ये देखो, यहाँ पे घर बनने लगते हैं। तो इस तरीके के पैटर्न को क्या बोला जाता है, ट्रायंगुलर पैटर्न। ये कहते हैं, हिंदी में देख लो, त्रिकोणीय पैटर्न। ग्रामीण बस्तियों के त्रिकोणीय पैटर्न नदियों के संगम पर विकसित होते हैं। संगम यानी कि जहां दो नदियां एक दूसरे से मिल जाती हैं वहां पे आपका ट्रायंगुलर शेप बनती हैं। या फिर आपकी जहां पे दो सड़कें एक दूसरे को क्या करती हैं, एक दूसरे में मिल जाती हैं, तो संगम पर जो है आपका क्या है, ये यहाँ पे फिर आपके घर बनने लग जाते हैं और आपकी जो बस्ती है वो उसकी कैसी शेप हो जाती है, त्रिकोणीय पैटर्न। फिर है आपका नेबुलर पैटर्न, एक नेबुला जैसी, ऐसी, ठीक है, यानी कि ऐसे ऐसे, इसको नेबुलर पैटर्न कहते हैं। तो आपका ये इस तरीके की जो पैटर्न है ना वो कहाँ पे होता है, मान लो ये बीच, ये है ना, कई विलेज कैसे होता है ना, कई देखो कई विलेज कैसे होते हैं, इसमें गोलाकार, ये पहाड़ों पे भी हो सकता है कि पहाड़ की चोटी से शुरू होके ऐसे ऐसे नीचे तक आ जाता है, ये सेटलमेंट बन जाती है। कई आपके विलेज भी होते हैं कि विलेज के जो लोग हैं, जो बड़े, जो आपके क्या कहते हैं, बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं वो बीच में रहते हैं, जो बाहर हैं, जो छोटे लोग हैं वो ऐसे ऐसे बाहर की तरफ रहने लगते हैं। तो इसको बोला जाता है आपका नेबुलर पैटर्न। अब आपका टेरेस्ड पैटर्न यानी कि सीढ़ीदार पैटर्न कहाँ पे बनता है, पहाड़ी क्षेत्रों में जो किसान है वो खेती और बगीचे के लिए सीढ़ीदार खेत विकसित कर देता है। यानी कि ये जो पहाड़ है ना, पहाड़ों को ऐसे 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 कट कर देता है। वे छतों के किनारे जो है अपना घर बनाते हैं। ऐसी बस्तियां आपकी अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, सिक्किम, पश्चिमी घाट, उत्तराखंड में आपका जो पैटर्न है वो टेरेस्ड पैटर्न देखने को मिलता है। अब मैंने आपको मोस्टली जो सारे पैटर्न है वो करा दिए, लेकिन यहाँ पे इस डायग्राम में एक रह गया है क्रॉस सेक्शन पैटर्न। क्रॉस सेक्शन पैटर्न यानी कि जब दो रोड एक दूसरे को काटते हो तो इनके यहाँ पर क्या है, आपकी जो सेटलमेंट है तब बनने लग जाती है ऐसे, ठीक है। और आपका एक होता है ये टी शेप पैटर्न। टी शेप पैटर्न कब बनती है कि आपका कोई रोड हो, ये मान लो ये आपका कोई नदी है, ये रिवर के सारे आपके ऐसे बन गए, ठीक है, और आपका ये नदी है और नदी से एक ये रोड निकल रहा है, तो ये क्या बन गया आपका, टी शेप पैटर्न बन गया। या फिर ऐसा है कि एक रोड इधर जा रहा है और दूसरा रोड इसमें मिल रहा है, तो ये कैसा पैटर्न बन गया आपका, टी शेप पैटर्न बन गया। कई बार देखते हैं ना कि ये मेन रोड है, इस मेन रोड में आके एक जो है रोड मिल जाता है, तो इसको ये जो पैटर्न है ये कैसा हो जाएगा आपका, टी शेप पैटर्न। अब एल शेप पैटर्न भी कब होती है, ऐसे ही होती है कि आपका एक रोड है, रोड के एंड में दूसरा रोड जब मिल जाता है तो उससे जो शेप बनती है वो एल शेप बनती है।
अब बताओ ये जितनी भी जो शेप है ये आप लोगों को समझ में आ गई है? बताओ बेटे ये जो सारे पैटर्न है ये आप लोगों को समझ में आ गया, या कोई ऐसा पैटर्न है जो आपको समझ में नहीं आया तो आपको दोबारा करवा देती हूँ। क्रॉस सेक्शन, क्रॉस शेप तब बनती है, यहाँ पे समझाती हूँ, क्रॉस शेप कब बनती है जब एक रोड इधर से और एक रोड इधर से आ रहा है और एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है, तो तब आपका क्या बनता है, क्रॉस सेक्शन आपका रोड बनता है, ठीक है। जब या आपका ऐसे भी हो सकता है कि दो रोड ऐसे जा रहे हैं, दो ऐसे, तो इसको भी आप क्रॉस सेक्शन, जब आपके चौरा, आपका उसको क्या कहते हैं, चौराहा, वो वाला पैटर्न भी तो होता है ना, वो होता है आपका क्रॉस शेप। अब आपका टी शेप कौन सा होता है, ये एक रोड है, ठीक है, और इसमें एक सब रोड यहाँ पे मिलती है, तो ये कैसा, ये कैसी शेप है, ये टी शेप बन गई, और इसमें ही क्या है, इसके अकॉर्डिंग ही फिर आप कैसे ऐसे घर बनने लग जाते हैं, तो ये पैटर्न कैसा हो गया आपका, टी शेप पैटर्न हो गया। ये जो शेप बना रही है ना, ये शेप आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि शेप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको शेप दे दी जाती है और फिर आपको उनको मैच फॉलोइंग करना होता है, ठीक है। अब आपका जो रूरल ज्योग्राफी है उसका लास्ट जो पॉइंट है वो है ये, कि जो आपके गांव हैं, गांव के क्या क्या फीचर्स हैं, यानी कि क्या क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या गांवों की विशेषताएं हैं, जो इंडियन विलेज हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं। आपको 4 स्टेटमेंट दे दी जाएंगे और पूछेंगे कि इनमें से कौन सी विशेषता भारत के गांव की नहीं है, ठीक है। सबसे पहली है, हिंदी में देख लो, कि सबसे पहले इंडिया में यानी कि भारत में जो सबसे पहले क्या है कि भारत में पौधों और जानवरों को पालतू बनाने का इतिहास 70,000 साल से भी ज्यादा पुराना है, और यही इतिहास भारतीय गांवों का भी है। फर्स्ट विशेषता आपके गांवों की, कि जो भारत के गांव हैं, गांव के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, आपने पौधे, यानी कि पौधे उगाते हैं, पौधे में आप अपना जो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि करते हैं, और साथ साथ जो जानवर है जानवरों को भी पालतू बनाते हैं, और इस तरीके का जो नेचर है वो 7,000 साल से चल रहा है। फिर सेकंड है कि भारतीय गांवों को भारतीय संस्कृति का आधार माना गया है। ये देखो, पहले कोई शहर नहीं था, शहर किससे बने हैं, हमारे जो लोग पहले गांव में रहते थे वही गांव छोड़ के अपना प्रॉफिट के चक्कर में इन शहरों में जाकर बस गए हैं, तब आपका अर्बन एरिया बना है। लेकिन आपके भारत के जो गांव हैं वो भारत की संस्कृति का आधार माना जाता है, ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। आपका थर्ड है कि ये जब अपना घर बनाते हैं ना, घर बनाने में ये क्या क्या यूज करते हैं, मिट्टी, घर बनाने में निर्माण सामग्री में ये मिट्टी, कच्ची और पक्की ईंटें, पत्थर के टुकड़े, छप्पर, लकड़ी और घास शामिल है। आप देखते हो ना गांव में घर क्या है, एक कुटिया सी बना लेते हैं, ऊपर घास फूस डाल देते हैं, और क्या है, दो जो आपके बैम्बू स्टिक होते हैं उनके ऊपर ये छप्पर डाल के और वहीं पे क्या है रहने लग जाते हैं। या फिर क्या करते हैं कि जो ईंट है
कच्ची जो ईंट है उनसे क्या अपने मकान को क्या है लीप कर, मिट्टी से लीप कर बना लेते हैं। तो ये विशेषता है तीसरी आपके भारत के गांवों की। चौथी है कि गांव आमतौर पर पेड़ों और बगीचों से घिरे होते हैं। अगर आप अभी भी जो गांव बसे हुए हैं, मतलब कि ऐसे गांव जो अभी अर्बन एरिया के टच में नहीं आए हैं, तो अगर आप वहां पे देखोगे ना तो पेड़ भी कैसे मिलेंगे आपको पता है, इतने भारी भारी वहां पे पेड़ मिलते हैं, इतने पुराने पुराने हैं। अगर कभी हिल स्टेशंस की तरफ जाना और वहां पे जो ना पेड़ देखना, जैसे हम उत्तराखंड साइड जाते हैं ना और रास्ते में जो विलेज आते हैं, तो वहां पे जो कोई कोई पेड़ ना इतना भारी भारी होते हैं ना, तो बहुत ज्यादा भारी होते हैं वहां पे पेड़। तटीय गांवों में आमतौर पर नारियल ताड़, जो आपके ये इंडिया के तटीय यानी कि जो कोस्टल एरिया पे जो गांव बसे हैं, वहां पे जो है नारियल के पेड़, सुपारी और केले के पेड़ होते हैं। उसके बाद जो आपका विलेज है, विलेज में आपके पोंड यानी कि तालाब, मंदिर, चर्च, आपकी मस्जिद, आपके कुएं, चौपाल, ग्रेवयार्ड जहां पे हम जो है अंतिम संस्कार करने जाते हैं। एक मिनट। ग्रेवयार्ड आपका मतलब कब्रिस्तान, और क्रीमेटोरियन ग्राउंड, क्रीमेशन ग्राउंड जहाँ पे हम अंतिम संस्कार करते हैं, और पब्लिक प्लेस, ये सारी जो चीजें ना पूरा गांव मिल के शेयर करता है। ठीक है, सारी चीजें आपस में, मंदिर वे अपना एक बनाते हैं और उसे एक ही मंदिर में सारे जाते हैं, पूजा करके आते हैं, मिलकर आते हैं। ऐसे ही चर्च होती हैं, ऐसे ही कुएं से पानी लेने जाते हैं मिलके। और कई कई पे क्या, जैसे अब गांवों में नहरें होती है तो नहरों पे नलके होते हैं, तो उन नलकों से सब पानी लेने जाते हैं। तो ये होता है आपका गांव की कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद है कि जो गांव है, गांव बड़े पैमाने पर अनियोजित यानी कि अनप्लैन्ड होते हैं। गांवों को कोई प्लान करके या उनका कोई स्ट्रक्चर, कोई आर्किटेक्चर नहीं आता, आर्किटेक्चर नहीं बनाता। गांव अनियोजित होते हैं, उनके पास नियोजित सड़कें नहीं होती हैं, कूड़े के ढेर और शौचालयों का अभाव आज भी भारतीय गांवों की विशिष्ट विशेषताएं हैं। आज भी हमारे जो गांव हैं, गांव में कहीं कहीं पे कूड़े के ढेर देखने को मिलेंगे, सड़कें पॉलीथीन जो आपके पॉली पेपर्स है उनसे भरी हुई है। ठीक है, उसके बाद सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक है कि गांव की बस्ती के मध्य और ऊंचे भागों पर, यानी कि गांव का जो सेंटर है ना, सेंटर में आज भी जो ऊंची जाति के लोग हैं वो उनका कब्जा है, और जो नीची जाति है वो बाहर की तरफ क्या है रहने लगती है। यहाँ पे सबसे ऊंची जाति, इससे छोटी जाति, फिर इससे छोटी, और सबसे नीची सबसे बाहर रहती है। ठीक है, और आपके जो ये जो इंडियन विलेज है ना, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि भारत की जो गांव की एक विशिष्ट विशेषता वो है आंगन। आंगन छोड़ते हैं वे, और जो प्रांगण है उसमें पशुओं का चारा, कृषि उपकरण आदि रखने की व्यवस्था की जाती है। और ये क्या कहते हैं, आपस में सहयोग और आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, म्यूचुअल कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, और क्या है, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, पारस्परिकता यानी कि उनसे मिलके सहयोग करके काम करते हैं गांव के लोग। तो ये क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक थी आपके इंडियन विलेज की। समझ में आया? कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक गांवों की, इंडियन विलेज की जो आपको समझ में नहीं आई हो? टोटल आपकी जो है 9 कैरेक्टरिस्टिक हैं। ठीक है, 9 की 9 आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो समझ में आ गई। ठीक है, अब आपका है नेक्स्ट कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड रूरल सेटलमेंट, यानी कि अब आपके जो गांव है, गांव का इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, पर्यावरण खराब होता जा रहा है, डिग्रेड होता जा रहा है। ठीक है, रूरल सेटलमेंट का सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे जो पानी है, लैक ऑफ रनिंग वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन यूजिंग सीवर्स। सबसे पहले तो गांवों में जो सीवर वगैरह हैं, बहते पानी की आपूर्ति और सीवरों के उपयोग से स्वच्छता का अभाव है। यहाँ पे क्या है, आप कभी गांव में जाते हो ना, तो अगर वहां पे पानी के लिए
क्या आता है, नल, वहां पे नल कहते हैं, नलकूप आ गए, नल आ गए, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, वो क्या होता है ना, जहां से वो नल खोलने के लिए जाते हैं ना, तो वहां पे क्या है, पानी की इतनी दूर दूर तक फैला है, कीचड़ भरा हुआ है, और सीवर का कोई उपयोग नहीं करता है, जिसकी वजह से वहां पे सैनिटेशन की यानी कि स्वच्छता की प्रॉब्लम है, वहां पे स्वच्छता सफाई नहीं है। आप अगर गांव में जाते हो ना, तो आप देखोगे कि यहाँ पे पानी इकट्ठा हो रखा है, यहाँ पे जो नाली वे बना देते हैं, वो नाली भरी हुई है, मिट्टी वगैरह उसमें फंसी हुई है, पॉलिथीन पड़ी हुई है, और पानी उसके ऊपर से फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है उनके इन्वायरमेंट की, कि वो साफ सफाई से नहीं रखते हैं, साफ सफाई से काम नहीं करते हैं। सेकंड है खुले क्षेत्रों का संरक्षण एवं रख रखाव। ये कहते हैं जो ओपन एरिया होते हैं, खुले क्षेत्र होता है, उनका संरक्षण नहीं रखा जाता है, ना ही उनकी मेंटेनेंस करते हैं। ये क्या करते हैं, अगर कोई ऐसा एरिया है, कोई खुला एरिया है, तो उस पे ना तो ये दरवाजे वगैरह की कोई डोर लगाते हैं ताकि कोई बाहर का ना आ जाए या उसको खराब ना कर दे, ये क्या है, ऐसे ही ओपन कर देते हैं, ना ही उस पे कोई मेंटेनेंस कॉस्ट लगाते हैं, उस पे कोई रुपए नहीं लगाते। ठीक है, उसके बाद बंजर भूमि का पुनरुद्धार। ये क्या करते हैं कि जो बंजर भूमि है ना, जो भूमि बंजर में चेंज हो गई, उसको क्या कर देते हैं, रिस्टोर कर लेते हैं, उसको उपयोगी बना लेती है। ठीक है, उसके बाद है वन एवं उपवन प्रबंधन। यहाँ पे जो आपके फॉरेस्ट हैं और आपके बाग बगीचे हैं, उसका जो है पूरा अच्छे तरीके से जो है प्रोविजन किया जाता है। कई जगह अच्छे तरीके से बाग बगीचों का प्रोविजन नहीं किया जाता, प्रबंधन नहीं किया जाता, कई गांवों में कर दिया जाता है, तो ये लैक है। उसके बाद तालाबों एवं जल स्रोतों में गाद भरना, यानी कि आप देखते हो ना कि हर गांव का ना एक जल घर बना दिया जाता है, उस जल घर में बहुत बड़े बड़े तालाब बनाए जाते हैं ताकि वे पानी को स्टोर करके रख सके, अगर पानी फ्यूचर में नहीं मिलता है या पानी की कमी हो जाती है, तो कम से कम गांव वालों की जो है नीड वो वहां से कंप्लीट हो जाए। लेकिन क्या है ना, अब वो जो जल घर है, जल घर में जितने भी तालाब है ना, तालाब में मिट्टी, पोलोथीन, गंद ऐसे भरा रहता है और उसकी कोई साफ सफाई नहीं। पानी पे ऊपर ग्रीन ग्रीन छा रहा है, एल्गे, जो वहां के जोड़ भी होते हैं ना, उस पे भी क्या है, ग्रीन एल्गे, यानी कि उसमें क्या हो गया है, यूट्रोफिकेशन। बेटे यूट्रोफिकेशन क्या होता है, आपने कभी एक चीज देखी है, कभी भी गांव में या शहर में एक चीज देखना, कि कोई पानी वाला एरिया है ना, उस पानी वाले एरिया पे ना ग्रीन कलर की एक काई सी छा जाती है, देखा है ये सबने, ग्रीन कलर की एक काई सी छा जाती है। ये आपका जो पीपल इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट है ना, उसका टॉपिक है। इसको क्या बोला जाता है, यूट्रोफिकेशन। ये यूट्रोफिकेशन क्या होता है, कि जब आपके पानी में फोस्फोरस प्लस नाइट्रेट की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इसकी वजह से इस पानी में जो मछली वगैरह जो भी जानवर है, वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे, क्योंकि ये ऊपर ये जो ग्रीन एल्गी छा गई ना, ग्रीन एल्गी आ गई, ये क्या करेगी, ये आपकी सन की रेज को नीचे नहीं जाने देंगी, और ना ही इसमें क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से इसके अंदर जो भी जानवर है वो मर जाते हैं। इसको बोला जाता है आपका यूट्रोफिकेशन। आपने देखा है, जैसे आपको जहाँ पे भी पानी ऐसा हो जाता है ना, वहां पे है ना मछली वगैरह ऐसे मर के ऊपर आ जाती हैं। ठीक है, हाँ, उसमें आप देखते होगे ना कि आपके ना फिश मर जाती होंगी, फिश मर जाती है, और वो किनारे पे यहाँ पे ऐसे पड़ी रहती हैं। क्यों, क्योंकि उस पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से, क्योंकि इसमें एल्गे, जो एल्गे होती है ना, वो एल्गे इस पानी में ऑक्सीजन को नीचे जाने ही नहीं देती, जिसकी वजह से ये पानी जो नीचे है ना, हाँ, उसमें फिश मरी हुई होती हैं। अगर आप देखोगे ना, कई बार उसमें है ना साइड साइड में फिश मर के यहाँ साइड में इकट्ठी हो जाती हैं, और वो अगर वो कोई ह्यूमन बीइंग उन फिश का सेवन कर लेता है ना, तो वो क्या हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उस फिश में क्या होगा, फोस्फोरस और नाइट्रेट हो गया, क्योंकि उस पानी में ही फोस्फोरस और नाइट्रेट है।
हाँ, वो बहुत बड़ी झील है, उनका अच्छे से रख रखाव नहीं हो रहा है, उसमें आपके फोस्फोरस की और नाइट्रेट की कंसेंट्रेशन बढ़ गई है, और वो कंसेंट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या हो गया है, वो झील में यूट्रोफिकेशन की प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, उसके बाद है आपका सस्टेनेबल अप्रोच टू कंट्रोलिंग फ्लड, यानी कि जो फ्लड है ना, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए कोई अच्छे उपाय जो है यूज नहीं हो रहे हैं, और आपकी जो सिंचाई संबंधी समस्याएं हैं, रिसाव हो रहा है कई बार है ना, नदियों, जैसे आपका नदी है वो नदी कच्ची होती है, जैसे हमारे यहाँ पर क्या होना कि जो आपकी नदी नहीं, नहरें की बात कर रही हूँ मैं, जो नहरें होती है ना वो क्या होती है, कच्ची तो होती हैं, कुछ पक्की होती है कुछ कच्ची होती है, जो कच्ची नहरें होती है ना वो क्या हो जाती है, यहाँ पे इरोजन, वो पानी ज्यादा कर देता है, इरोजन होने की वजह से ये नहर है ना टूट गई है, 2 बार टूट गई है यहीं से। पहली बार जब टूटी तो ये क्या है, सारे जो खेत है ना इस पानी में डूब गए, लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, और अब 1 हफ्ते पहले फिर से वो टूट गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे अच्छे से प्रोविजन नहीं किया, वहां पे अच्छे से प्रबंध नहीं किया कि ये दोबारा से ये नहर यहाँ से ना टूटे, क्योंकि जब एक बार यहाँ पे टूट सकती है तो दूसरी बार भी टूट सकती है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि सारा एरिया पानी से फिल हो गया। तो यही क्या है, ये लैक ऑफ, क्या है, आपका लैक ऑफ प्रोविजन है, प्रबंधन अच्छे से नहीं है, सैलिनिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। अगर आप देखोगे ना, हर गांव में हर जमीन जो है सैलिनिटी से ग्रस्त है। सैलिनिटी क्यों बढ़ती है, या तो हम इरिगेशन यानी कि सिंचाई ज्यादा कर देते हैं, जब सिंचाई जरूरत से ज्यादा कर देते हैं तो उसमें लवणता और वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम उस लैंड में आ जाती है, जिससे लैंड आपकी बंजर भूमि में कन्वर्ट होना शुरू कर देती है। ठीक है, उसके बाद आपका सही, यानी कि आपका सरफेस का और जो अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड जल का प्रदूषण हो रहा है। रासायनिक उर्वरक यानी कि आपके केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, इन सब का भारी उपयोग हो रहा है, जिसकी वजह से भूमिगत जल का क्या हो रहा है, प्रदूषण। जो आपका हरियाणा है, पंजाब है, इस हरियाणा पंजाब में आपका जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर बहुत कम क्यों रह गया, क्योंकि एक तो ये इरिगेशन में ग्राउंड वाटर का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, दूसरा आपके जो ईस्टर्न स्टेट है ना, यानी कि पूर्वी राज्य है, आपका असम है, अरुणाचल है, यहाँ पे जो आपका अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूटेड है ना, वो एक अर्सेनिक आपका केमिकल है, इसकी वजह से वहां पे अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूटेड है। हाँ जी, पंजाब हरियाणा में भी, और आपका जो ईस्टर्न स्टेट है ना, ईस्टर्न स्टेट में तो अर्सेनिक है ना, अर्सेनिक आपका एक पोल्यूटेंट है, इस अर्सेनिक की मात्रा ज्यादा होने की वजह से वहां पे अंडरग्राउंड वाटर क्या है, अंडरग्राउंड वाटर की प्रॉब्लम है। उसके बाद है शहरी औद्योगिकरण क्षेत्रों से रिसाव की समस्या। अब क्या होता है, शहरों में जो ये इंडस्ट्री वगैरह है, तो ये इंडस्ट्री क्या करती है कि जो भी उनका कूड़ा कचरा होता है ना, वो उन नदियों में बहा देती है, या आपके जो गांव है, गांवों में क्या कर देती है, उनको छोड़ देती है, रख देती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, गांवों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उसके बाद जो धान के खेत है, मैंने दिन में ही सुबह जब इन्वायरमेंट की क्लास ली थी तो उसमें मैंने बताया था कि जहाँ पे आपकी धान की खेती होती है ना, वहां पे आपकी मीथेन गैस निकलती है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, और इसके निकलने के कारण आपका एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, उसके बाद है खाना पकाने के लिए पारंपरिक ईंधन जलाना और हीटिंग से इंडोर और आउटडोर वायु प्रदूषण होता है। यानी कि जैसे आप चूल्हा यूज करते हैं गांवों में, या फिर चिमनी यूज करते हैं, तो उससे धुआं निकलता है, और वो धुआं क्या करता है, पोल्यूशन का, हवा में पोल्यूशन का कारण बनता है, एयर पोल्यूशन का कारण बनता है। उसके बाद कहते हैं डिप्लीशन ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी लैंड, जो कॉमन लैंड है उसका क्या कर रहे हैं, ये डिग्रेडेशन, उसका क्या कर रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जो उनको गांव वाले लोगों को जो भी संसाधन रिसोर्सेज नेचर ने प्रोवाइड किए हैं,
उसका ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं, वो दोहन कर रहे हैं। जैसे मिट्टी है एक नेचुरल रिसोर्स है जो हमें क्या किसने प्रोवाइड किया, नेचर ने। तो वे उस मिट्टी का क्या करते हैं, बहुत ज्यादा विदोहन करते हैं गांव वाले। और साथ ही साथ जो शहर के लोग हैं वो गांव से मिट्टी उठा ले जाते हैं और मिट्टी को ऐसे वैसे कहीं कहीं बिखेर देते हैं, कहीं थोड़ा सा ढेर यहाँ पे छोड़ गया, थोड़ा सा ढेर यहाँ पे छोड़ गया, जिससे इस मिट्टी का क्या होता है, इरोजन होता है। ठीक है। और पानी एक नेचुरल रिसोर्स है और इस पानी को ऐसे बहाते हैं जैसे उनको पता नहीं कितनी फ्री अवेलेबिलिटी है। और अगर मैं आपको बताऊं तो जो आपका पानी है नेचर में, वो पीने के जो पानी है वो सिर्फ आपके लिए 1% है, पीने का पानी सिर्फ 1%। 99% जो वाटर है वो आपके ओशियन में है। और ओशियन में जो पानी है उसको आप मुंह भी नहीं लगा सकते। अगर एक बूंद भी आपने ओशियन के पानी की आपके मुंह में चली जाती है ना, तो उसमें इतनी ज्यादा सैलिनिटी होती है कि वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा क्या होती है, बेकार होती है। और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। गांवों के भी बच्चे हैं, शहरों के भी बच्चे हैं। तो मुझे सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये लगता है कि आप सबको, एक तो अगर आप शहर में भी रह रहे हो तो आप मान लो हर जगह आपका घर, अगर हर जगह से कंक्रीट यानी कि पक्का घर बना रहे हो, पत्थर वगैरह से बना रहे हो, तो आपको कम से कम ऐसा एरिया 50 गज में ऐसा एरिया छोड़ना चाहिए ताकि वहां पे कैसा एरिया हो, मिट्टी वाला एरिया, और वहां से पानी रिस के अंडरग्राउंड चला जाए और आपका जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी रिचार्ज होता रहे और अंडरग्राउंड वाटर जीरो ना हो। ठीक है, ये हो सकता है। तो ये सारी जो है आपका, ये कौन सी थी, आपकी रूरल मोर्फोलॉजी कंप्लीट हो गई है। अब आपका सिर्फ कौन सी रह गई है, एक क्लास होगी सेटलमेंट की, वो होगी अर्बन मोर्फोलॉजी पे। ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल वाटर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, वाटर स्कार्सिटी है, वाटर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मैं आपको बताऊं, जो चेन्नई है ना, चेन्नई, मैंने बताया था आपको, जो चेन्नई है एक आपका हेल्थ सिटी है, लेकिन चेन्नई जो है सबसे पहली सिटी है इंडिया की जहां पे अंडरग्राउंड वाटर क्या हो गया है, जीरो लेवल पर पहुंच गए। यहाँ पे कोई अंडरग्राउंड वाटर नहीं है। अब वहां पे अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम से आपका अब अंडरग्राउंड वाटर जो है वो बढ़ जाएगा। बहुत जो है मेहनत लगने वाली है, हार्ड वर्क लगने वाला है, क्योंकि आपका अंडरग्राउंड वाटर बिल्कुल क्या हो गया है, जीरो हो गया है। तो देखो वहां पे पानी की कितनी किल्लत है, वहां पे तो ऊपर से वो एरिया ओशियन से, समुद्र वाले भाग से लगने वाला है ना। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके कौन से एरिया की, कोस्टल एरिया की। और ये आपका जो रूरल मोर्फोलॉजी है ये कंप्लीट हो गया है। अब अगर यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है शुरुआत से लेके यहाँ तक, तो वो है आप यहाँ पे मुझे बता सकते हो, नहीं तो फिर आपकी कल देखो, कल पहले हम ओशनोग्राफी की क्लास करेंगे और ओशनोग्राफी की क्लास में पहले हम टेम्परेचर वाला टॉपिक जो है पढ़ेंगे। हाँ जी, बहुत सारी जो है योजनाएं चला रखी है गवर्नमेंट ने। कहीं पे जल घर निकासी परियोजना है, वाटर शेड परियोजना है, और नीरू और नीमा योजना है। ये किस लिए चलाई गई है, क्योंकि आपका जो पानी है, पानी आपका जितना हम सोचते हैं कि हर जगह हमें समुद्र दिख रहे हैं तो पानी तो हमारे लिए बहुत ज्यादा नहीं, वो पानी भी एक लिमिटेड फैक्टर है हमारे लिए। हम उस पानी को नहीं पी सकते हैं क्योंकि उसमें सैलिनिटी, आपका जो समुद्र है ना, समुद्र में आपके बहुत सारे सोल्ट्स पाए जाते हैं और वो सोल्ट्स हमारे हेल्थ के लिए क्या होते हैं, इनअप्रोप्रिएट होते हैं, जिसे हम ड्रिंक नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो अब बताओ कि यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, और मैं सबको बोलूंगी कि जो है वाटर का मिनिमल से मिनिमल यूज करो। जो हम पढ़ते हैं ना कि अगर कहीं पे टैप चल रही है उसको बंद करो, ऐसे ही लाइट कहीं पे फैन ऑन है तो उसको बंद करो, तो ये जरूरी है, ये हमारे मोरल वैल्यूज हैं जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि हमें इनका सस्टेनेबली यूज करना है। सस्टेनेबल का मतलब क्या है, सस्टेनेबल का मतलब है कि हमारे जो भी नेचर ने हमें रिसोर्सेस प्रोवाइड किए हैं, जितने भी, हम उन रिसोर्सेस का इस तरीके से यूज करें ताकि आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी इनका क्या कर सके, यूज कर सके, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये रिसोर्सेस बच सके। तो ये होता है आपका सस्टेनेबली यूज। ठीक है। तो सबको क्या करना है,
बताओ सबको क्या करना है, क्या क्या बोला है मैंने। अच्छा, ये टेंशन मत लेना कि सिलेबस नहीं होगा, कोई बात नहीं, हमारे पास नवंबर भी है। हमारे पास जितना हमारा सिलेबस अक्टूबर तक हो गया हो गया। और ऊपर से क्योंकि अब हमारी संडे की भी क्लास कट कर दी है, तो अगर हमारा सिलेबस थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो जाता है या 3 घंटे की क्लास भी मैं ले लेती, तो सर ने वो कैंसिल कर दिया है। ठीक है, अगर आप लोग बात कर सकते हो तो सर से आप लोग बात करो। और मैंने आपको कल भी बोला था कि क्योंकि मैंने अपनी तरफ से बोला है कि मेरा जो सिलेबस है वो 2 घंटे में नहीं हो सकता, कि कम से कम मुझे 2 घंटे 30 मिनट की क्लास तो चाहिए है ना। क्योंकि टॉपिक क्लियर होने में टाइम लगता है। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको बस जल्दी जल्दी से करा दूं और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सुनूं ही नहीं, तो ये तो एक इफेक्टिव टीचिंग नहीं होती। नहीं, कोई बात नहीं सविता, मैं मैक्सिमम जो सिलेबस है ना वो आपका मैक्सिमम सिलेबस मैं अक्टूबर तक करवा दूंगी, टेंशन मत लो। 13 तारीख तक हमारा ये 6 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी, 7, 8, 9, 10 4 यूनिट। तो हम क्या करेंगे, आप लोग बस सर से बात करो कि सर हमारी 3 घंटे 2 घंटे 3 घंटे की क्लास मैम को लेने दो और संडे को भी क्लास करो, क्योंकि हमारा सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है और हमें थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में। अगर आप करोगे तो वो जरूर मान जाएंगे। ठीक है, मैं क्या करूंगी, मैंने ये प्लान बनाया है कि आपका, अब हम इसके बाद ज्योग्राफिकल टेक्निक की यूनिट साथ साथ करेंगे और थॉट की यूनिट साथ साथ करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के दोनों में हम 6 से ज्यादा दिन नहीं लगाएंगे। ओके, तो फिर आपकी 8 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, बस 2 यूनिट बच जाएंगी। यानी कि अगर 13 को हमारा ये सिलेबस कंप्लीट है तो 19 को हम अपना 8 यूनिट, 19 तारीख तक 8 यूनिट कंप्लीट कर देंगे। और आपकी फिर इन्वायरमेंट यूनिट रह जाएगी। रिमोट सेंसिंग इतना हार्ड नहीं है सविता। रिमोट सेंसिंग में आपको बस, मेरे को पता है कितना करवाना है और कितना आता है, उतना ही सिलेबस है, बहुत कम सिलेबस है, इतना ज्यादा सिलेबस नहीं है जितना हम सोच रहे हैं ना कि मैम रिमोट सेंसिंग से क्वेश्चन नहीं आते। वो मैं करवा दूंगी, मुझे पता है वो कैसे सोल्व होंगे और कैसे आपको आपको करवाने हैं। टेंशन मत लो, सिर्फ आपकी उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम। हाँ बिल्कुल, याद तो करना पड़ता है, याद तो करना पड़ेगा। अभी हमारे पास 1 महीना तो सिलेबस कवर करने के लिए, उसके बाद मैं भी आपको वो याद करवाऊंगी। रिमोट सेंसिंग की सारी सैटेलाइट मैं आपको टिप्स पे याद करवा दूंगी। जब हम पीवाईक्यू सोल्व करेंगे ना तो तब आपको याद हो जाएगा अच्छे से। याद तो इतना कुछ नहीं करना पड़ता, बस आपको ये रखना है कि सैटेलाइट के नेम याद रखने की, कौन सी सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस है, सन सिंक्रोनस कौन सा है, उनका स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन पूछा जाता है आपसे। आपसे उनका जो है टेम्पोरल रेजोल्यूशन भी पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कुल मिला के सिर्फ 3-4 टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, और एक आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आपको विबग्योर भी पढ़ना है, और उसमें जितनी जितनी आपकी एरिया ना, जैसे आपका गामा रे, यूवी रे, एक्स रे, ये सारी आपको पढ़नी है। बस ये टॉपिक है, ज्यादा नहीं है, टेंशन मत लो, बस एक दिन में आपका रिमोट सेंसिंग हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल और क्लास लीव करते हैं। अब किसी को और कोई प्रॉब्लम है और वो जो टाइम वाला है टॉपिक, वो सर से जरूर डिस्कस करना कि सर प्लीज हमें इस मंथ अलाउ करो। ओके, और मुझे बताना आप कि सर ने क्या बोला है। मिलते हैं कल। कल भी हमारी जो क्लास है ना वो मैं आपको बता दूंगी, मैं मैसेज कर देती हूँ ग्रुप में कि इतने बजे क्लास है। ओके, तो ज्वाइन कर लिया करो। 5 बजे वाली क्लास में तो आज बहुत ही कम बच्चे थे, तो लीव करते हैं क्लास। थैंक यू सो मच बेटे, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सविता। थैंक यू रुचि। गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन।
थैंक यू सो मच।